इस वीडियो के अंदर हम अपने स्टाफिंग चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है बेटा हमारा, वो बनता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो अगर आपने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि वहाँ से आपको ये मीनिंग क्लियर होगा कि रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है। हम लोग इतना कंसेप्ट अपनी पिछली वीडियो में समझ चुके हैं कि हमारी जो स्टाफिंग है उसके एलिमेंट है 3, जिसमें सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा रिक्रूटमेंट है, फिर सिलेक्शन और फिर ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट क्या है बेटा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना ताकि वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अपनी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। और इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं पेपर के अंदर आने के, चाहे तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ जाता है कि एक्सप्लेन एनी टू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, या एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आज हम इसके जो मेन सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें से सबसे पहला सोर्स है हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और जो सेकंड सोर्स है वो है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, कि जहां पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल तो कर रहे हो, और फिल करने के लिए आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर रहे हो ना। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वेकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वेकेंट जॉब पोजीशन है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही हम लोग फिल कर रहे हैं, कोई आउटसाइडर हम इसके लिए यूज़ नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 सोर्सेज आते हैं। फर्स्ट सोर्स आता है हमारे पास ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफ़र के अंदर इन्वॉल्व होता है शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, कि एक एम्प्लॉई आपके पास जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको एक जॉब से आप क्या कर रहे हो, दूसरी जॉब में भेज रहे हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हो, या एक शिफ्ट से उसको किसी दूसरी शिफ्ट में काम करने के लिए कह रहे हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है विदाउट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पे, कि अब यहाँ पर देखो हमने जो ट्रांसफ़र की है वो क्या की है, इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्योंकि तभी ये हमारा इंटरनल सोर्स है। तो यहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है उसकी सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है एक जॉब से दूसरी जॉब में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका स्टेटस है, उसका उसका जो पे स्केल है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सेकंड जो हमारे पास सोर्स आता है वो आता है प्रमोशन। अब देखो एक ही एम्प्लॉय को आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, और सेकंड इंटरनल सोर्स को हमने यूज़ किया प्रमोशन की तरह। इसमें क्या है कि आपने शिफ्टिंग की एम्प्लॉय की हायर पोजीशन के ऊपर, वो प्रमोट कर दिया आपने उसको इंटरनली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई, उसका स्टेटस भी बढ़ गया और उसकी पे स्केल भी बढ़ गई। तो ये 2 सोर्सेज हैं जिनको हमने यूज़ करना है इंटरनल के अंदर। तो अब आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर अलग से भी आपके पास क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का कि आपके 2 इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हैं, तो उसमें फर्स्ट सोर्स हो गया बेटा आपके पास ट्रांसफ़र, और सेकंड आ गया प्रमोशन। अब जितनी भी केस स्टडी आपको अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से मिलती है तो आपने यही चेक करना है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि मिस्टर एक्स इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, है ना। और अगर वो प्रमोशन की केस स्टडी होगी, ही इज शिफ्टिंग फ्रॉम एट अ हायर पोजीशन एंड ही इज़ गिविंग हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ से आपको जज हो जाएगा कि ये जो केस स्टडी है इंटरनल सोर्स की है। अब कई बार वो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि जितने भी इंटरनल सोर्सेज ऑफ की आप ये डिफाइन करो कि ये कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है और इस सोर्सेज के हमें क्या मेरिट्स हैं। तो आपने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख देना है कि एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड। यहाँ पे पूरी तरह से इंटरनल सोर्स से एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनकी प्रमोशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है जी। फिर आपने लिखना है सिलेक्शन की ये प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि जिस एम्प्लॉय को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली ट्रांसफ़र कर रहे हो वो ऑलरेडी फेमिलियर है उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन से। किसी भी तरह की कोई इंडक्शन या ट्रेनिंग देने की आपको यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। फिर आ गया, कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो एडजस्टमेंट करते हैं अपने सरप्लस स्टाफ की,
कि हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे एम्प्लॉई जो है थोड़े ज़्यादा है और सेल डिपार्टमेंट में कम है, तो फॉर द टाइम बिंग हमने उनको इंटरनली शिफ्ट कर दिया, ठीक है, उस जगह पर जहाँ पर आपकी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ थी। और ये मेथड हम सिंपल लैंग्वेज में कहें पूरी तरह से इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, इंटरनली आपने अपने जो सिस्टम में लोग थे उनको मैनेज कर लिया। सेकेंड सोर्स आता है बेटा, हम अब उसके बाद आपने लिमिटेशंस क्या है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो लिमिटेशंस की जब हम बात करें ना, तो सबसे पहली लिमिटेशन हमारे पास ये आती है कि ये एक इनकम्प्लीट सोर्स है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज है ना वो आपने सिर्फ इंटरनल सोर्सेज से ही फिल कर दी, यहाँ पे आपने बाहर देखा ही नहीं कि एक्सटर्नल सोर्स आपके पास क्या अवेलेबल थे, तो इसीलिए इसको एक इनकम्प्लीट सोर्स कहा जाता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है ना वो हैम्पर्ड होगी। हैम्पर्ड का मतलब वो रुक गई है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको जब ये पता है कि इंटरनली आपकी मतलब ट्रांसफ़र हो जानी है, तो आप ऑटोमेटिक, आपको कई बार ऐसे भी लगता है कि सीनियरिटी वाइज आपकी प्रमोशन हो जाएगी, जो सीनियर बंदा होएगा वो प्रमोट होता रहेगा, तो आपके अंदर वो कंपटीशन की जो स्पिरिट है ना वो ख़त्म हो जाती है। फिर देखो ये स्कोप भी नहीं रहता हमारे पास कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से कोई बंदा लें तो पूरे चांसेस होते हैं कि कोई फ्रेश टैलेंट हमारे पास आएगा, लेकिन अब तो हमने इंटरनली बंदे को ट्रांसफ़र कर लिया, तो कोई फ्रेश टैलेंट आने के चांसेस नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे ना आपके पास लिमिटेड ही चॉइस है कैंडिडेट की, क्योंकि आपको इंटरनली इन सारों को मैनेज करना है। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपके पास क्या है, जब आप अपने बिजनेस के अंदर लोगों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को आप अपने इंटरनली सोर्सेज से नहीं लेके आ रहे, यानी कि बिजनेस के अंदर से ही नहीं ट्रांसफ़र कर रहे, बल्कि आप लोगों को कहाँ से लेके आ रहे हो, बाहर से। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वेकेंट जॉब पोजीशन थी उसको फिल करने के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लिया है। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदे मिलेंगे कि आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यही है देखो। उसके बाद आपको पूरी वाइडर चॉइस मिलती जाएगी। तो चल पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे कौन कौन से मेथड हैं। देखो सबसे फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है कैजुअल कॉलर्स। अब इसमें आपको बुक में जब आप इस टॉपिक को देखोगे ना बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, बट आप इतनी जितनी दो दो तीन तीन लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी हैं उतना ही लिखो, उतना पेपर में आपके लिए बिल्कुल सफिशेंट है। और जो ये दो दो तीन लाइन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है, इससे आपको आपकी इस टॉपिक की केस स्टडी भी बिल्कुल आसानी से जज हो जाएगी कि ये किस चीज़ की केस स्टडी। अगर सपोज करो आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो देखो जैसे अगर आपके पास कैजुअल कॉलर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स इज प्रिपेयर टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज। ठीक है, इसमें क्या है, देखो इसको ऐसे समझना है कि जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो आप जहाँ पर जाते रहते हो ना, लोग जाते रहते हैं अप्लाई करने के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने पास एक एप्लीकेशन फाइल बना लेते हैं जिसमें अपनी वो सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस को रखते रहते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कोई सुटेबल कैंडिडेट जिसको आप पिछले साल में सिलेक्ट नहीं कर पाए, उसको आपने अपनी फाइल में था ना वो वेटिंग लिस्ट में, तो वहाँ से आपने उस पर्सन को ले लिया और अपनी जॉब पोजीशन को फिल कर लिया। तो यानी कि लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स, कि जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ढूंढने के लिए आए थे, आपने उनकी एक लिस्ट बना रखी है, और उस लिस्ट से जैसे ही वैकेंसी अराइज हुई आपने उस जॉब पोजीशन को फिल कर लिया। सेकेंड आता है बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वो क्लोज कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते हैं जितने भी लेबरर्स होते हैं, और ये सारा सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है अनस्किल्ड वर्कर्स बड़े ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि ये जो आपने कोई भी ऐसे कह सकते हैं हम कि कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो हमसे कमीशन चार्ज करेंगे और अनस्किल्ड वर्कर एकदम से हमें प्रोवाइड कर देंगे। ज़्यादातर इस मेथड को हम लोग विलेजेस या रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे हमें लेबर की एकदम से रिक्वायरमेंट पड़ जाए फैक्ट्री के अंदर, इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ना एक नोटिस प्लेस कर देता है अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर अबाउट जॉब्स के लिए। ठीक है, तो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब सीकर असेंबल होते हैं, और उस बोर्ड के ऊपर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है बड़ी इजी हो जाती है। कई बार आप देखते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन नोटिस पेस्ट कर देते हैं ऑफिस के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, वर्कशॉप के बाहर, कि उनको मतलब कि पीएम्स रिक्वायर्ड हैं, स्वीपर्स रिक्वायर्ड है, इस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज़ को उस जॉब पोजीशन तक फिल करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें जितनी भी पेमेंट्स होती है ना बेटा, ज़्यादातर डेली बेसिस पे ही होती हैं।
और जब आपके पास रश ऑफ वर्क आ गया एकदम से, और कई बार फैक्ट्री के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके जो परमानेंट वर्कर है वो एब्सेंट हो गए, तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है एडवर्टाइजमेंट। इसमें जैसे हम अपनी वैकेंसीज को एडवर्टाइज कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में। तो जितने भी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उन एड्स को पढ़ लेते हैं, और इस तरह से भी हम ऐड देके एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल जॉब्स किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हम जो है ना इस तरह से भी लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट आपको हेल्प करते हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसीज कंपाइल कर देती हैं बायोडाटा कैंडिडेट का और रिकमेंड करती हैं नेम और जो उनके क्लाइंट्स हैं फीस के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जो आपको हेल्प करते हैं रिक्रूट करने के लिए टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सनल। वो स्पेशलाइज्ड होते हैं मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स के अंदर। फिर आप मेथड को यूज़ कर सकते हो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉई की। जैसे कोई एम्प्लॉई आपके पास काम कर रहा है, वो रिकमेंड कर दे, अब मेरे को वर्कर चाहिए और एम्प्लॉई चाहिए, तो मैं अपने किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई को जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको पूछ लेती हूँ कि आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो। वो अपने किसी फ्रेंड को, अपने पुराने कलीग को हमें मतलब रेफ़र कर सकता है। फिर आता है बेटा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ना एक लिंक का काम करती है जितने भी जॉब सीकर्स एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो ये सुटेबल होता है अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए। वेब पब्लिशिंग के अंदर हम नेट पे, मतलब जैसे हम www.naukri.com है, इस तरह से हम जो है रिक्रूटमेंट के सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इन सब में से पता, अगर कोई भी केस स्टडी मिलती है इस तरह की, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो हमारी एक्सटर्नल जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की ये केस स्टडीज़ है। और अगर आपको वो केस स्टडीज़ के साथ ऐसे भी पूछता है कि इसके कुछ मेरिट्स बताओ, तो देखो इस वाले में आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो कि इस तरह से मैनेजमेंट अट्रैक्ट कर सकती है क्वालिफाइड और ट्रेंड पीपल टू अप्लाई फॉर वेकेंट जॉब्स। और मैनेजमेंट के पास बहुत वाइडर चॉइस है, और कि बहुत सारे लोग बाहर से आपके पास अप्लाई करें, तो आप एक राइट पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सोर्सेज आपको फ्रेश टैलेंट ला के देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बेटा बनी रहती है, क्योंकि हर पर्सन जो है वर्क हार्ड करता है अपनी बेटर परफॉर्मेंस को शो करने के लिए, क्योंकि इंटरनली तो उसको पता है अब रिक्रूट होना नहीं है। तो अगर कोई बाहर वाला लोग अच्छे, मतलब हमारे पास काम हम अच्छा काम करेंगे तभी हम बाहर वाले लोगों से भी compete कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिमिटेशंस क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ जो रिक्रूटमेंट है, उसमें कई बार ना जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कंपनी में उनके प्रमोशन के चांसेस जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये प्रोसेस पूरी तरह से लेंथी है, क्योंकि जो भी वैकेंसीज हैं आपने पूरी तरह से नोटिफाइड किया, आपने अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया और सिलेक्शन प्रोसेस से पहले, तो ये लेंथी प्रोसेस है और साथ ही ये कॉस्टली प्रोसेस भी है, क्योंकि जब आपने एडवर्टाइजमेंट वाले मेथड को चुना तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और जो इतनी भी एप्लीकेशंस हैं उनकी प्रोसेसिंग के ऊपर। तो बेटा इस वीडियो को अच्छे से समझ के आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी आपके इंटरनल सोर्सेज के बारे में, एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में। अब आपने इनके जो मेन पॉइंट्स हैं एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज के, उनको अच्छे से ध्यान में रखना है, ताकि कोई भी केस स्टडी आए आपको ये जज हो सके कि ये इंटरनल की है या एक्सटर्नल की। आगे के टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में पता लगता रहे।